गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत जो सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका की संरचना एवं उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित बहुत महीन एक शाखान्वित मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। थिन ब्रांच्ड मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। साइक्लाइक मेम्ब्रेनस नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। और ये जैसे आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर ये नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। उसमें जो है जैसे अपन को जो मेन स्टडी इसमें करनी है, एक तो स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है और एक जो है इसके टाइप्स की स्टडी करनी है। तो जैसे अपन पहले बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्ट्रक्चर जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस बात पर निर्भर करती है कि ये किस सेल्स के अंदर पाई जा रही है। कि अगर मान लो कोई मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है तो उसके अंदर ये क्या होंगी, जो स्ट्रक्चर्स होंगी इसकी वो क्या होंगी, वेल डेवलप्ड होंगी। और अगर मान लो कोई इस प्रकार की मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स है तो उसके अंदर ये डेवलप या लेस डेवलप। जैसे इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि मान लो यंग सेल है तो उसके अंदर ये मोर डेवलप्ड होंगी इन कंपैरिजन टू ओल्ड सेल। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेनली क्या 3 फॉर्म्स में पाई जाती है। ये इसमें जो नाम है जैसे सिस्टर्नी है, वेसाइकल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं। बाकी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये जो है बिल्कुल यूनिट मेम्ब्रेन ही होती हैं। और यूनिट मेम्ब्रेन की जो थिकनेस, जैसे इसमें जो इनकी थिकनेस होगी वो मतलब जैसे अपन यूनिट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम इनकी थिकनेस होगी। और ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अपन ने जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन की बात की थी तो इसका कंपोजिशन भी बिल्कुल सेम होगा, वही ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के क्या है बनी होगी। ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें एक एक जो फॉर्म है इसकी उसकी बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लो सिस्टर्नी की बात करते हैं तो सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी जैसे आप ये आपको दिखाई दे रही है सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी कैसी है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये जनरली क्या होती है अनब्रांच्ड होती है, मतलब ये अशाखित होती है, ट्यूबुलर होती है। ठीक है। और इनकी जो सरफेस है उन पर क्या है, ये आपको डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर लगी दिखाई दे रही है, ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो इनके सरफेस पर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम्स लगे रहते हैं। और इसकी जो थिकनेस होगी एक सिस्टर्नी की वो लगभग क्या होगी 40 से 50 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है। अब जो सिस्टर्नी है ये बिल्कुल पैरेलली क्या रहती है, अरेंज रहती है, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। और ये केंद्रक के जनरली न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है सेटल्ड होती हैं। और ये मुख्य रूप से जैसे जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो एक्टिव सेल्स हैं, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में जो सक्रिय कोशिकाएं हैं जैसे लिवर सेल्स हैं या पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, उनमें क्या ये अधिक विकसित अवस्था में और प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे बात करें अपन वेसाइकल्स की, तो जैसे आपको ये वेसाइकल्स की स्ट्रक्चर दिख रही है, इनकी जो शेप है वो दिख रही है कि इनकी जो शेप है वो राउंडेड और सर्कुलर टाइप की होती है। ठीक है। मतलब ओवल, राउंडेड, इस प्रकार की इनकी क्या है, गोलाकार, अंडाकार, इस प्रकार की संरचना है। और इनका जो डायमीटर है वो 25 टू 500 माइक्रोमीटर होता है। और इनके सरफेस पर भी ये आपको लगे हुए क्या दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी सरफेस पर भी।
मेनली जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाएं हैं, जैसे वही लिवर, पेनक्रियाज है, तो उनमें क्या होंगे, ये प्रचुर मात्रा से पाए जाएंगे। बाकी जो सामान्य कोशिका है उनमें इनकी संख्या क्या है, कम होती है और एकल अवस्था में क्या पाए जाते हैं। तीसरी जो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दैट इज ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स जो है ये इनकी मतलब जो शेप है या इनका अरेंजमेंट है, ये क्या होता है, इरेगुलर होता है, अव्यवस्थित होता है। ये आकार में, आमाप में अव्यवस्थित होती हैं और बाकी वैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। और ये जो है इनकी जो थिकनेस होगी वो लगभग 50 to 100 माइक्रोमीटर होगी। और ये वाली जो ट्यूब्यूल्स जो फॉर्म है ईआर की, ये स्टीरॉयड सिंथेटिक जो सेल्स हैं, स्टीरॉयड का संश्लेषण करने में जो सक्रिय कोशिकाएं हैं, और जैसे जिसमें मान लो जैसे ग्लिसराइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, कोलेस्टेरॉल है, तो उनका संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाएं होंगी उनमें ये प्रचुर मात्रा से पाई जाती है। और जनरली इनकी सरफेस पर क्या राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में ये 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं। और ये मतलब इस चीज़ पर निर्भर करता है कि सेल्स मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है, और ये जरूरी नहीं है कि एक समय पर तीनों फॉर्म ही मिल जाए, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पर भी मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो अपन जैसे बात करें, और इसके सेकंड जो टॉपिक है इसमें, एक तो स्ट्रक्चर की बात है, दूसरी किसकी बात है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे एक टेबल बना करके इन दोनों के बीच में क्या कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या 2 प्रकार की होती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, चिकनी अंतःद्रव्य जाल का, और दूसरी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःद्रव्य जाल का। तो इनको जो है अपन इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक तरफ जो है यहाँ पर अपन लिखें पहले जो है जैसे टाइप्स ऑफ ईयर, तो इसके 2 टाइप हो गए। एक तो कौन सी हो गई, स्मूथ ईयर, चिकनी अंतःद्रव्य जाल का, और दूसरी कौन सी हो गई, रफ ईयर, खुरदरी अंतःद्रव्य जाल का। तो रफ ईयर, स्मूथ ईयर, ये 2 हो गई। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो इस प्रकार से एक टेबल बना करके एक तरफ जो है यहाँ पर स्मूथ ईयर और रफ ईयर, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन देखते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे रफ स्मूथ ईयर, अब स्मूथ ईयर जैसे अपन ने जहाँ पर डायग्राम बनाया था, तो वहाँ पर अपन ने जो 2 फॉर्म्स बनाई थी, जैसे एक तो सिस्टर्नी वेसाइकल्स, उनकी सरफेस पर राइबोसोम्स बनाए थे, लेकिन ट्यूब्यूल्स की जो फॉर्म थी उस पर राइबोसोम्स नहीं बनाए थे। तो इसमें जो है मेनली जो राइबोसोम्स होंगे, वो राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट। राइबोसोम्स एब्सेंट, राइबोसोम्स एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक्चुअली में ये स्मूथ इसीलिए होती है क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या है कि एक कड़कीय अपीयरेंस देते हैं।
तो इसकी सतह पर, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि इनकी जो सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। दूसरा क्या है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है राइबोफोरेंस, राइबोफोरेंस एब्सेंट। मतलब राइबोफोरेंस वो प्रोटीन्स है जिनके द्वारा राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो चूंकि राइबोसोम्स ही एब्सेंट है तो सीधी सी बात है राइबोफोरेन जो प्रोटीन है वो भी क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। ठीक, अब दूसरी तरफ यहां पर देखें तो इनकी सरफेस पर क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट। और राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ही इनकी जो सरफेस है इन ईआर की वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, और इसलिए अब इनको क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक ईआर बोल रहे हैं। दूसरा, चूंकि राइबोसोम्स को अटैच करने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो भी क्या होंगी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। राइबोफोरेंस प्रोटीन है जिनकी मदद से जो राइबोसोम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, वो क्या होंगे, प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करें कि और क्या डिफरेंस है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है ये मेनली क्या है, ये पेरिफेरली होती है, परिधीय होती है, मतलब पेरिफेरली होती है, पेरिफेरली मतलब परिधीय। परिधीय का मतलब ये है कि इनकी जो उपस्थिति है, जैसे मान लो ये सेल है और ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, तो ये कहाँ पर होंगे, पर्दे की तरफ उपस्थित होंगे यहाँ पर, जैसे मान लो इस प्रकार से। और ये जो है, ये जैसे मान लो ये क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी क्या हो सकती है, अटैच हो सकती है। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होती है, गहराई में होती है, डीपर गहराई में, जिनको बोल सकते हैं केंद्र की, केंद्र की। ठीक है, जैसे मान लो इधर की साइड में इस प्रकार जो है। और ये जो है न्यूक्लियर जो एनवलप होता है जिसको आप केंद्र की झिल्ली कहते हैं, उस केंद्र की झिल्ली से भी ये क्या होती है, संलग्न रहती है, उससे अटैच रहती है। तो इस प्रकार से दोनों की जो पोजीशन है उसमें भी क्या डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या पेरिफेरली है, परिधीय है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो सकती है, अटैच हो सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखें तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि दूसरी तरफ अपन देखें ये वाला जो है, ये कौन सी बता रहे हैं अपन, ये बता रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कहाँ पर होंगी, न्यूक्लियस के पास होंगी, न्यूक्लियस की चारों तरफ होंगी, और ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उससे क्या होती है, अटैच रहती है। तो इस प्रकार से इनकी पोजीशन में दोनों की में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट जो अपन बात करें कि ये वाली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो ईआर जो है वो मुख्य रूप से ट्यूबुल्स की फॉर्म होती है। किस फॉर्म होती है, ट्यूबुल्स की फॉर्म, मतलब दे अकर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुल्स। ठीक है, जबकि ये वाली जो होगी ये मेनली किस फॉर्म में होगी, ये मेनली जो है फॉर्म होगी किसके, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की फॉर्म। ठीक है, मेनली जो ईआर की फॉर्म है इसमें क्या होगी, ट्यूबुल्स होगी, और इसमें क्या होगी, सिस्टर्नी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें, अब जैसे कि अपन ने जहां पर स्ट्रक्चर पढ़ी थी वहां पर भी बात की थी कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मेनली क्या है कि जैसे स्टीरॉयड्स है, कोलेस्टेरॉल है, ग्लिसराइड्स है, और जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स है,
तो उनके संश्लेषण में जो सक्रिय कोशिका हैं उनमें क्या ये प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। मतलब स्मूथ ER जो है ऐसी सेल्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा जो कि स्टीरॉइड्स के संश्लेषण से क्या होंगी, संबंधित होंगी। ठीक है, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स जैसे ग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्टेरॉल है, जो सिंथेटिक सेल्स हैं उनमें क्या ये प्रचुर मात्रा से पाई जाएंगी। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि इनकी सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का जैसे अपन आगे जब राइबोसोम्स वाला नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे आगे आने वाले समय में, तो वहाँ पर राइबोसोम्स का जब अपन फंक्शन का पढ़ेंगे तो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है दैट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का निर्माण करना। तो अब इनकी सरफेस पर, इन ER की सरफेस पर, रफ ER की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या, प्रोटीन सिंथेसिस है। तो इस प्रकार से ये वाली जो ER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ये प्रोटीन सिंथेटिक, जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभा रही है ऐसी कोशिकाएं, जैसे मान लो अग्नाशय है, लिवर सेल्स है, उनके अंदर ये क्या प्रमुख रूप से पाई जाएंगी। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स हैं, जैसे जिसमें अपन बात करें लिवर है, पैनक्रियाज है, तो इनके अंदर क्या है मेनली कौन सी पाई जाएंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ये प्रचुर मात्रा में पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों चीजें, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका की संरचना एवं कार्य समझ में आ जानी चाहिए। और नेक्स्ट लगातार आप वीडियो देखते रहिए। माई सेल्फ महेंद्र सिंह लोधा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। और ये यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए वीडियो मिलते रहे। थैंक्स।